Good afternoon, everyone. So, please confirm if you can see the screen and I'm audible to you guys. If yes, then we can start. केवीपीवाई के लेक्चर में आज आप पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में और ऑप्टिक्स का खास इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. सो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अपने 10th में इसको पढ़ा भी है, तो उसी पार्ट को उससे रिलेटेड होगा, कुछ उसके आगे होगा. डिटेल में पढ़ने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप एक बार विजिट कर सकते हो और यहाँ पर मैं शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो समझाते हैं. इस पे आपको जो मेनली पढ़ना है वो उसके बारे में है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा जो पोर्शन है वो आपको फोकस देना है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट लाइट. सो लाइट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी स्टफ होता है वो ऑप्टिक्स कैटेगरी में आता है. नाउ लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में बहुत सारी बातें आप समझते हैं. इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इस पर ग्राफ बेस्ड आते हैं और वो पिक्चर बनाता है कि रे डायग्राम्स होता है, वो रे डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछता है. सो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लेंगे. लाइट के बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया देता था जो कि जनरलाइज फॉर्म है. लाइट को हम एज ए पार्टिकल भी ट्रीट करते हैं, लाइट को एज ए वेव भी ट्रीट किया जाता है. So light shows both nature, particle as well as wave. That's why you people call it as a dual nature. और एक बहुत बड़ी बात है कि पार्टिकल और वेव एक साथ शो कर रहा होता है. जब ये पार्टिकल होता है तो जिस तरह का पार्टिकल होता है वो स्पेशल पार्टिकल होता है, उसको फोटोन कहते हैं. और इन फोटोन के लिए जो मोमेंटम होता है h/λ होता है. एनर्जी जो होती है वो hc/λ होता है. इन दोनों को आपस में मर्ज कर दीजिए तो E की वैल्यू P इंटू सी के बराबर होती है. P का मतलब लीनियर मोमेंटम है. सो फोटॉन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक पार्टिकल्स और उनके पास मोमेंटम और एनर्जी फिक्स्ड अमाउंट की होती है. लिम्डा जहाँ पर वेवलेंथ है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये रिलेशन ट्रू होता है. इसको क्वांटाइजेशन भी से लिंक करते हैं क्योंकि मोमेंटम एक फोटोन का ये होगा, अगर 2 फोटॉन्स होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 फोटॉन्स हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई होगा. इसका मतलब जो मोमेंटम होगा वो h/λ का इंटीग्रल मल्टीपल आता है. सिमिलरली एनर्जी भी hc/λ का इंटीग्रल मल्टीपल आता है. तो ये फिक्स फॉर्म में होता है. और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको रिकॉल रखना चाहिए वो ये है कि जो हर फोटॉन्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, so they are moving with a speed called c, which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum. So vacuum में वो इस स्पीड से चलते हैं ना. जब हम इसको वेव बोलते हैं तो कौन से वेव होते हैं ये भी आपको समझना होगा. ये वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स अगर आपसे पूछता है कि ये वेव है किस फॉर्म का है तो आप बोलोगे दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है? नहीं, ये मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं. नॉन मैकेनिकल वेव. मोरओवर नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. आपसे पूछा जा सकता है कि ये वेव किस तरह का है. जब आप वेव पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं. सो किस तरह का वेव होता है लाइट, डू यू नो? क्या ये लॉन्गिट्यूडनल होता है या फिर ये ट्रांसवर्स होता है? तो ये आपसे पूछ सकता है. तो आप बोलोगे कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव है. ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस होता है? अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये वेव वेलोसिटी है, तो जो ऑसिलेशन होगा वो परपेंडिकुलर होता है.
सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल केस में सेम डायरेक्शन होता है। उसकी अगर मैं पिक्चर बना दूं, ये पिक्चर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, वी है लाइट की डायरेक्शन है, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं और वी के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में आती है। There's a 90-degree angle with the oscillation of electric field and 90-degree angle with the oscillation of magnetic field with the velocity, as well as 90-degree का angle E और B में भी होता है. So electric field, magnetic field and wave velocity, all three are perpendicular to each other and they follow right hand rule. यानी E और V को E अगर आपका x डायरेक्शन में है, V अगर आपका x डायरेक्शन में है तो E z डायरेक्शन में है, तो B की जो डायरेक्शन आती है वो K डायरेक्शन आती है। तो x y z ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये पिक्चर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि किस तरह का वेव है, तो आप बोलोगे ट्रांसवर्स है। क्यों ट्रांसवर्स है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। जब कभी ऐसा केस आएगा परपेंडिकुलर का तो उसको हम ट्रांसवर्स नाम देते हैं। हाँ, लाइट को इनिशियली जब लाइट के बारे में बहुत कम नॉलेज था लोगों को, तब लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल एज्यूम किया करते थे, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि ये ट्रांसवर्स वेव है। और इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी एग्जाम्स में आता है कि ट्रांसवर्स लाइट है, ये कैसे प्रूव हुआ। तो इसका जो प्रूफ हुआ था वो पोलराइजेशन से हुआ था। ये छोटा सा पॉइंट है, आप लिख सकते हो, प्रूव्ड बाय पोलराइजेशन। आपसे ये नहीं पूछेगा कि पोलराइजेशन क्या होता है, उसके डिटेल्स बताइए, वो आप क्लास में प्रॉपरली लर्न करेंगे। लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि हाउ वी डिसाइडेड कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। ऑप्शन देगा रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से। तो पोलराइजेशन जो एक टर्म है वो आपको याद रखना है। अब ये याद रख सकते हो, पोलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव शो करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव डज नॉट शो पोलराइजेशन। इसलिए लाइट पोलराइजेशन शो करेगी, साउंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, हेंस इट डज नॉट शो पोलराइजेशन। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हो वेव नेचर के बारे में और इनकी फील्ड्स के बारे में और उनके बीच के एंगल्स के बारे में। ये सारा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव नेचर ऑफ लाइट को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को पार्टिकल ऑप्टिक्स कह सकते हैं। और ये जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके जो सिलेबस पे जाएगा, जिस पर क्वेश्चंस आपको आएंगे, वो ना तो वेव नेचर है ना ही पार्टिकल नेचर है, वो एक अजम्पशन है। सो इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, क्योंकि इसमें हम रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम एज्यूम करते हैं लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रे ऑप्टिक्स। और कई बार लोग इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इसी के फॉर्म्स को हम इसी में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। इसमें जो एजम्पशन है वो आपको याद रखना होता है। क्या एजम्पशन हम लोग मानते हैं? इट इज एज्यूम्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट light travels on a rectilinear path or on a straight path. So this is being assumed. और ये assumption इसलिए वैलिड होता है क्योंकि जब कभी हम रे ऑप्टिक्स को यूज करते हैं तो मिरर से यूज करेंगे, लेंसेज के सामने यूज करेंगे। अगर आपको डिटेल में पूछता है कि क्या ये assumption वैलिड होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल वैलिड होता है, बिकॉज क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा होता है। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, इट इज वैलिड as wavelength is very less as compared to dimensions of optical instruments.
इनके ये क्वेश्चन पूछता है कि वेव ऑप्टिक्स, इसमें रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ एज्यूम करते हैं, क्या ये एजम्पशन वैलिड हमेशा रहेगा? तो आप बोलोगे हमेशा वैलिड नहीं होता है। किस कंडीशन में वैलिड रहेगा? जब कभी वेवलेंथ और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डायमेंशन से बहुत छोटा होगा, तब ये वैलिड होता है। वेवलेंथ के बारे में बता देता हूँ, वो आपको आइडिया होगा, रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। वेवलेंथ ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ तक चलती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको हम लोग लेमडा लिखते हैं, ये रफली 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, so 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। सो कभी आपसे पूछता है कि वेवलेंथ इसके अंदर पाई गई है, तो क्या वो लाइट है? यस, वो लाइट है। और भी आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो खास इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसका ये मेंबर है। सो उनमें भी आपसे रिलेशन पूछ सकता है, जैसे कि इसके कुछ डिविजन्स में कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। जो गामा रेज होते हैं ना, वो सबसे टॉप एनर्जी लेवल पर होते हैं, फिर एक्स रेज होते हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, फिर विजिबल होता है, ये रफली मैं बता रहा हूँ, और फिर इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, और बाद में रेडियो वेव होता है। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैमिली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव भी आप बोल सकते हैं इसको। सो पॉइंट इज कि ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और जो विजुअल है ना, ये लाइट है, दिस इज कॉल्ड लाइट। सो इसका जो वेवलेंथ है वो इस कैटेगरी में लाई करता है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल करोगे, इस डायरेक्शन में आप ट्रेवल करोगे तो वेवलेंथ आपका बढ़ता है, और इसी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेवल करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, माइक्रोवेव की या फिर एक्स रेज की? आप बोलोगे एक्स रेज की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एनर्जी कम हो रही है। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इंफ्रारेड का या फिर अल्ट्रावायलेट का? तो आप बोलोगे इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि ये इस ऑर्डर पे अरेंज्ड है। सो ये आपको जो इस फिगर दिखाया गया है, खास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो विजिबल है, इसको भी हम लोग इन कलर्स में डालते हैं, आपको याद होगा, विव गेओर नाम से। सो वॉयलेट रहता है, वॉयलेट के बाउंड्री पे अल्ट्रा वायलेट होता है, रेड कलर के बाउंड्री पे इंफ्रारेड आता है, और ये इस कलर में जाता है। तो इसमें इस कलर में भी आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो अगर आपसे पूछता है ब्लू कलर और ग्रीन कलर में किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो क्या आप आंसर दे पाओगे? ब्लू कलर और ग्रीन कलर में किस कलर की लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होती है? तो आप बोलोगे ब्लू के पास है, गुड। क्यों? क्योंकि ब्लू का जो ऑर्डर है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सो इस तरह के आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, वो आप बता सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है, खास इंपॉर्टेंस रखता है वेवलेंथ के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है। वेवलेंथ उसके अपोजिट चलता है। और एक रूल भी चलता है, वो आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। छोटा सा फॉर्मूला है वेव नेचर में, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो उसको आप याद रख सकते हो। और ये सभी एक्स रेडिएशन जो होते हैं ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तो v की वैल्यू c के बराबर होती है, यानी कांस्टेंट होती है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम आएगा, वो इजीली आप यहाँ से समझ सकते हो। ये ओवरऑल आइडिया है कि लाइट क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, और इन पर बेस जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नो, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हुए मानते हैं लाइट को, तो फिर इसको हम रे डायग्राम से बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लाइट को रे जैसा दिखाएंगे, और रे डायग्राम को फिर हम यूज करते हैं। तो किस तरह से रे डायग्राम बनाना होगा, जैसे इस तरह से मैं शो करता हूँ, तो फिर एक लाइट को इंडिकेट करेगा, और ये एरो बताएगा कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक होगा तो उसको रे बोलेंगे, अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। सो दैट इज अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जनरली आपको 3 टाइप्स की दिखाई जाएंगी।
एक तो इस तरह से हो सकती है और दूसरा इस तरह से हो सकती है। इनके नाम याद रखने अपने को, जरूरत पड़ने पे काम आएगा। सपोज कर लीजिए ऐसा दिखा रहा है, तो ये एक बीम ऑफ लाइट है और एक ये बीम ऑफ लाइट है। सो दे आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, जब कभी ऐसा चल रहा होगा उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऑफ कोर्स इट्स विजिबल, एंड दे आर गोइंग टू नोन एज डाइवर्जिंग, बिकॉज ये डाइवर्स हो रहे हैं। ऐसा मानो कि एक पॉइंट है, यहाँ से दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे डाइवर्जिंग, एंड द नेक्स्ट इज कन्वर्जिंग। नो, इसके बाद में अब रे डायग्राम्स का इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हो, इमेज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हो, तो कॉन्सेप्ट जो आता है इनको यूज करने के लिए, पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो रूल्स क्या है वो आपको पता होता है। रिफ्लेक्शन किसी शाइनिंग या पॉलिश सरफेस से होता है और लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाता है जिस मीडियम से ट्रेवल कर रहा था, तो हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर ये बाउंड्री है लेट्स से, एंड एक कोई लाइट रे इधर से आता है, तो ये ऊपर वाला एक मीडियम था, मिलने के बाद बाउंड्री से अगर उसी मीडियम पे वापस हो गया, रिटर्न हो गया, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस मीडियम से आया उसी मीडियम पे वापस गया, तो दिस वाज मीडियम 1, और नीचे वाला हो सकता है कि मीडियम 2, और अगर इसको इस तरह से मिरर जैसा दिखाएंगे तो मिरर मीडियम 2 का काम कर देगा। सो ये फिनोमिना है, बहुत सिंपल सा होता है। बाकी आप जानते होंगे कि इसके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट पर जहां पर ये हिट किया हुआ है, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहेंगे, और इसको दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सो दैट मेरे को आइडिया लग जाएगा कि आप को कितना स्पीड से पढ़ाना है मेरे को। लेट्स से ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है और आपसे पूछता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? मैंने आपको लॉस नहीं बताया क्योंकि आपको लॉस पता है, ऐसा मेरे को लगा है। 10th में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके, 30 डिग्री। गुड, सो वी कैन स्पीड अप बेसिकली। तो आप बोलते हो कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और दोनों आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल से 90 डिग्री एडजस्ट करने के बाद 30 डिग्री बनेगा, इसलिए दोनों 30 डिग्री हो जाएंगे। ग्रेट, तो ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ इज दिस। सेकंड लॉ सेज कि तीनों को एक ही प्लेन पे लाई करना होगा। तीनों को मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को एक ही प्लेन पे लाई करना होता है। अब इसके एप्लीकेशंस आपको देखने होते हैं कि कैसे इमेजेस बनती हैं, क्या चल रहा होता है, बट रूल यही है, जब कभी कोई केस आएगा तो आप इसी रूल को यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद में आप इसको यूज करते हो जैसे इमेज फॉर्मेशन में, तो मैं एक इमेज फॉर्मेशन करके दिखा देता आपको। सपोज कर लीजिए मिरर है, तो जब कभी मिरर इस तरह से बनाया जाएगा तो इसमें केवल और केवल रिफ्लेक्शन होगा, और कोई आपसे बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बताइए। ये ऑब्जेक्ट लेट से सर्टेन डिस्टेंस x है मिरर से, सो वेयर द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट। सो इमेज बताने के लिए आप बोलोगे एग्जैक्टली उतना ही पीछे आप चले जाओ, और यहाँ पर बन रहा होगा। ये जो बनाया है मैंने वो वर्चुअल स्पेस पर है, वो मिरर के अंदर आपको नजर आएगा, और मिरर के अंदर ही ये एक्स होगा, तो ये वर्चुअल होगा, और ये आपका कैसा है, रियल है। सो जब हम मिरर में अब देखते हैं कोई इमेज तो हमको वर्चुअल नजर आती है और उतना ही डिस्टेंस पर नजर आती है। लेट्स से कि अगर इसी में कोई ऐसा वेक्टर बना के देता है कि ये इस तरह की ऑब्जेक्ट है हमारी, तो क्या आप बता सकते हो कि इमेज में कैसी नजर आएगी? आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन दे देगा ये,
1, एक ऑप्शन दे देगा ये 2, एक ऑप्शन देगा ये 3 में भी, एक ऑप्शन ये 4। तो उसको किसी और पिक्चर से भी ड्रॉ कर सकता है, बट क्या हम समझ सकते हैं कि कौन सा बनने वाला है? 2 बनने वाला है। ये आपको कॉमन सेंस और आपके नॉलेज दोनों को यूज करता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप बिगर रूल समझना चाहते हो तो आइडेंटिफिकेशन करने के तरीके क्या होते हैं? हम क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक पैरेलल डायरेक्शन में। और जो परपेंडिकुलर होता है वो रिवर्स होता है, और जो पैरेलल होता है वो हमेशा वही रहता है। तो ये जो रहेगा वो एग्जैक्टली ऐसा सच जाता है, और इन्वर्जन इस वाले को होता है। तो फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको बता देगा। नाउ इस छोटे से पॉइंट से आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई वेक्टर आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये एंगल कितना बन रहा है। तो आप क्या करोगे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओगे, वर्टिकल यहाँ दिखाओगे एज सच, हॉरिजॉन्टल यहाँ दिखाओगे, फिर रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर आप एंगल को मेजर करके बता सकते हो। गुड टू नो। सो along the plane mirror you will find कि there is no inversion. Perpendicular to plane mirror there is going to be inversion. So एक ये पॉइंट आपको रहता है। फिर आपसे इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, लाइक कि अगर एक कोई पर्सन है जिसकी हाइट h है, सो मैं लिख देता हूँ, आप में से कई लोगों को आंसर पता होगा। सो इट विल से लाइक फाइंड मिनिमम लेंथ of mirror needed to see complete image by a person of height h by himself or herself. So let's say कोई पर्सन है जिसकी हाइट h दी गई है और वो अपने आप को मिरर में देखना चाहता है, कंप्लीटली वॉच करना चाहता है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए वो हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। सो उसके लिए रे डायग्राम का अपना सिस्टम है, रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो उसका प्रूफ हमने किया होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, जो आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। In case you want, otherwise you can remember it's going to be h by 2, half of it. So h by 2 is going to be the correct answer. I'm putting it on charging. So the answer goes to be h by 2. Anyway, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि वो मिरर्स देगा और जनरली आपसे पूछेगा कि कितना एंगल है, कितना ये सब है, 2-3 मिरर देने के बाद। सो एक दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। लेट्स से कि आपसे बोलता है कि एक ये प्लेन मिरर है, दूसरा ये प्लेन मिरर है, और दोनों को आपने इंक्लाइन करके रखा हुआ है। एंड आपसे पूछता है कि लेट्स से कोई एक लाइट रे आ रही है, एज्यूम कीजिए कि ये आ रही है, और ये एंगल आपको गिवन है थीटा। लेट से थीटा की वैल्यू मैं आपको देता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड angle of deviation of ray after two reflections. So deviation angle आपसे पूछ सकते हैं, ये फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से रे का एंगल पूछ सकता है। तो मैं आपको पहले डेविएशन बता देता हूँ, डेविएशन क्या होता है। हालांकि ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, फिर भी लेट्स अगर कोई लाइट रे ऐसा आ रहा है इनिशियली और फाइनली ऐसा जा रहा है डाउन साइड की तरफ, लेट्स से, तो आपसे ऐसा पूछे अगर आपने इनिशियली ये थी रे निकाल ली और फाइनली ये निकाल ली, बीच में कुछ हुआ होगा?
तो हाउ मच द एंगल ऑफ डेविएशन इज, तो आपके पास निकालने का क्या तरीका होता है, पहले आप ये देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ये देखिए किस डायरेक्शन में गया, तो अपने जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन से कितना बेंड हुआ है ये आपको वॉच करना होता है। सो इस डायरेक्शन से ये इस तरफ को बेंड हुआ है, इधर से ये बेंड हुआ है, तो अपने को ये एंगल पकड़ने का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो इनिशियल डायरेक्शन से जो फाइनल डायरेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाती है। इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन पता करते हैं। अगर लाइट रे रिवर्स होकर के वापस जा रही है फाइनली, तो आप पाते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ये पूरा, दैट मीन्स 180 डिग्री। जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो रॉन्ग हो जाएगा। सो इनिशियली आप देखो, फिर फाइनली देखो, फिर देखो कितना एंगल से टर्न हुआ है। इस केस का आंसर 160 आया हुआ है, चेक कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने पास रूल क्या है, रूल लगाते हैं। अभी तो मैंने आपको आइडिया दिया, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होता है इस पॉइंट पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो यू नीड टू ड्रॉ नॉर्मल, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने, क्योंकि दो लॉज है। मैं टेंटेटिवली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एंड ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इसके बाद जो लाइट रे जाएगी वो आप पाओगे कि उसी एंगल पे जाएगी जिस पर इंसिडेंट हुई थी, सम सॉर्ट ऑफ दिस। देन आफ्टर आपको एक नेट नॉर्मल सर्च करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे बनेगा सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए, एंड देन आपको फिर से लॉ लगाना पड़ेगा। कौन सा लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला। और ये फाइनली इस तरह से जाती हुई नजर आएगी। अब चाहो तो इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हो और फिर अपना एंगल बता सकते हो। अच्छा, आप पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंगल बताना है। इनिशियली ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, फाइनली इधर जा रहा है। तो अपने पास दो ऑप्शन हो सकते हैं बताने के लिए। फाइनली ये इधर जा रहा है, तो ये लाइट रे ऐसा आया, ऐसा घूम कैसा गया है। तो अगर मैं दो एंगल आपके लिए बनाता हूँ, एक तो ये एंगल, सॉरी हाउ टू स्टार्ट विद, एक ये एंगल मैं बोल सकता हूँ, बेसिकली वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और दूसरा ये एंगल, अगर इसका नाम मैं अल्फा रखता, इसका नाम बीटा रखता, तो क्या आप बता सकते हो कि अगर आपको अल्फा पता चल जाए तो डेफिनेटली बीटा भी बता सकते हो। सो अल्फा बीटा में कौन सा आंसर देना चाहिए एज ए एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि मैंने अभी आपको डेविएशन के बारे में बताया। अगर आपने सुना है कि डेविएशन क्या होता है, तो क्या हमको आंसर एज ए अल्फा देना है, एज ए बीटा देना है, क्योंकि वो ऑप्शन में दोनों देने वाले हैं। तो इससे आपको क्लियर रहना होगा। तो आपको क्या देखना होगा, पहले कैसी लाइट आई थी, इस तरह से आई थी, फाइनली कैसा जा, फाइनली ऐसा जा रहा है। तो कितना घूमा है, क्या वो यहाँ से चल करके ऐसा घूम के गया, अगर यहाँ से चल करके ऐसा घूम गया है, तो इस पूरे एंगल को हमको देखना होगा, जिसमें ये नीचे वाला भी एडअप होगा और ऊपर वाला भी एडअप होगा। तो नीचे का ये जो 180 आएगा, तो इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आपको देना पड़ेगा, अल्फा बीटा से भी ज्यादा, क्योंकि इनिशियली इधर गया, फिर ऐसा रोटेट किया, फिर ऐसा गया। तो आप बोल सकते हो कि 180 प्लस अल्फा देना होगा अपने को, कि ये 180 तो पहले टर्न हुआ है, ऐसा हुआ होगा, फिर उसके बाद ये इधर टर्न हुआ है अल्फा प्लस। सो हम आंसर देंगे 180 प्लस अल्फा, या फिर एग्जाम उसमें जो ऑप्शन में दिया होगा या पिक्चर में दिया होगा उसको दे देंगे। हाँ, सो 180 प्लस अल्फा देंगे। तो अब बोलोगे इधर घूमने के बाद प्लस ये जाएंगे, नाइदर अल्फा नॉर बीटा। एनीवे, अब तो पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल्स। अगर ये एंगल आई था तो फिर ये एंगल आई रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये आई रहा होगा तो ये एंगल कितना रहा होगा, 90 माइनस आई। व्हाट अबाउट दिस एंगल, आई, अगर ये एंगल आई रहा होगा, सो कैन वी से कि ये 90 माइनस आई रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। कैन वी से कि ये भी 90 माइनस आई रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। सो ये एंगल कितना रहा होगा, आई रहा होगा। कैन वी से कि ये एंगल आई रहा होगा, बिल्कुल आई रहा होगा। सो कैन वी से कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन,
अगर आपसे पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बताता है तो आप आई बताओगे। एंगल ऑफ डेविएशन को जनरली हम डेल्टा से लिख देते हैं, तो इसको लिखोगे आप 180 डिग्री प्लस आई। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ऐसे पहले से घूमा होगा, फिर इसके बाद ऐसा गया होगा, सो दिस इज द एक्स्ट्रा। नाउ आई की वैल्यू, कैन वी फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू ऑफ आई इज? ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड आउट। हाउ? अब इस ट्रायंगल को यूज कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली ये बोलिए कि अगर ये थीटा था तो ये भी कितना रहा होगा? थीटा रहा होगा। So I can be written as 90 minus theta। अगर I की वैल्यू 90 minus theta होगी तो इस पे आप प्लेस कर दीजिए, तो डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन इज गोइंग टू बी, अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, I की वैल्यू आपको मिल जाएगी, थीटा 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये बनेगा 180 प्लस 30 डिग्री। सो हाउ मच इट गोज टू बी? 2110 और 210। एक बार देख लीजिए जो मैंने किया है उसमें कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझा। यहाँ पे दो जगह रिफ्लेक्शन लगाया गया, रिफ्लेक्शन ऑन दिस मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन दिस मिरर। Then we have added, then we have used the geometry, theta or angle and all that thing, और फिर डेविएशन हमने पता कर लिया। Is it making sense? If it is, we can go ahead. If not, we can explain. Okay, आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं एक बार फिर से इसको वॉच कर देता। ये it should be 240, चेक कर लेते हैं। ये इंसिडेंट डायरेक्शन था आपका, तो इंसिडेंट डायरेक्शन के लिए अपने इसको इंसिडेंट एंगल पकड़ा, तो ये भी रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा, तो जो बचा हुआ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन को चेक करनी पड़ेगी। आप सही बोले हो कि ये यहाँ तक आई तक सही जा रहा था, और ये 90 माइनस आई होगा, ये तो जम जाएगा। एक बार रीराइट कर देता, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस आई। हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आया, और वो अब यहाँ पे मैंने 90 एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया था कैलकुलेशन में। तो एक बार फिर से, क्योंकि आंसर हमको भी थोड़ा सा कम सूट कर रहा था, और ये इसको यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक सही है। अब इस ट्रायंगल में ये जो दूसरा एंगल लिखना होगा, इसको सही से लिखते हैं, ये कितना जाएगा? सो कैन यू फाइंड कि ये एंगल कितना होगा? और ये थीटा है, ये 90 माइनस आई है, सो वी कैन से कि ये शुड बी 180 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस आई, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस आई। मेक सेंस? अगर ये 90 माइनस थीटा प्लस आई आएगा तो ये एंगल कितना जाएगा? ये दूसरा जो इंसिडेंट एंगल है, उस एंगल के बारे में बोलेंगे, इसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको आप 90 से सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इट शुड बी थीटा माइनस आई। और अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं तो भी चलेगा। सो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी है? आई इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, राइट? मैं जनरल फॉर्मूला बनाने के मूड में था, इसलिए ये हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं तो 30 हो जाएगा। हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी? 60 डिग्री। सो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, तो फिर ये 30 डिग्री आ जाएगा। यू आर राइट। ये 30 डिग्री आएगा, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, और ये आपका 60 डिग्री था। अब ऐसे देख लीजिए, तो ये 60 डिग्री आएगा, तो फिर ये आई नहीं रहेगा, ये बनेगा जाकर के आपका कितना? 60 डिग्री। बेसिकली वो थीटा के बराबर बन जाएगा जाकर के। तो ये जो एंगल था उसी को अपने को ऐड करना था। यू आर राइट। मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चेंजेस आए। तो ये 240 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होगी, उसको आप यूज कीजिए। और यहाँ पर जो ये थीटा था वो 60 डिग्री था, आई 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 था तो ये भी 60 हो जाएगा, फिर ये 30 30 60, फिर ये 60 हो जाएगा। सो इस तरह से आप समझ लीजिए। इसके बाद ये कितना बन जाएगा? 180 प्लस 60 डिग्री।
ये करेक्ट कर दिया मैंने, और आपने 240 बोला था वो करेक्ट था। सो चलता है। और अगर इसको आई के टर्म में बनाना चाहते हैं तो फिर आई के टर्म में भी बना सकते थे। अब इसको जैसे मैंने ये 90 माइनस थीटा प्लस आई था, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। बट अगर एग्जाम में आता है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के भी बता सकते हो। फिर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में, अभी आप में से किसी ने पूछा, वो भी दो मिरर को लेकर के पूछ सकता है। सो नंबर ऑफ इमेजेस वो भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, हाउ मेनी इमेजेस आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, दो प्लेन मिरर जब रखे होंगे। सो मैं आपसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता, पूछता, और उसके बेसिस पे आगे बात करता। लेट्स से दो मिरर है, और इन दो मिरर्स के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है, और ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो हाउ मेनी इमेजेस आर गोइंग टू बी देयर? एक आंसर 3 आया। थ्री 360 बाई थीटा माइनस 1। यस, वो जनरल फॉर्मूला है। अगर आप जनरल फॉर्मूला याद रखोगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। और अगर आपको प्लॉट करके बतानी हो तो फिर आप कैसे बताने वाले हो? तो उसके लिए अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है, सो आपको यहाँ पर 3 को, इन केस अगर कभी आपसे उसकी लोकेशन पूछता है नंबर ऑफ निकालने के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए? एक इस तरह का सर्कल कंसीडर करना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि वो 360 बाई थीटा माइनस 1 आप जानते हो। सो इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये, और व्हाट सी की ये कितना एंगल है, जितना एंगल आपको इधर मिल रहा है वो सेम एंगल, लेट्स से अगर अल्फा एंगल है तो आप अल्फा एंगल इस साइड चले जाइए। पॉइंट इसकी जितने भी इमेजेस लाई करेंगे, ऑल दोस इमेजेस आर गोइंग टू लाई मेकिंग वाइज सेम एंगल। तो ये अल्फा एंगल पर जाओगे तो एक ये इमेज बनेगी, यू कैन कॉल इट एज इमेज नंबर 1। इस एंगल के बारे में बात करोगे, अगर ये बीटा है, हालांकि यहाँ पे बीटा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो कोई और एंगल होता तो अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे होते। सो दूसरा इमेज आप बीटा एंगल पर इधर आ जाइए, सेम मिरर से, उस मिरर से, ये आपको सेकंड इमेज की लोकेशन देता है। देन व्हाट अबाउट द थर्ड? थर्ड के केस में आपको क्या करना होता है? यू कैन आल्सो इमेजिन लाइक दिस, कि जो ये मिरर है बेसिकली वो यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, बल्कि वो इस तरह से ही बढ़ रहे हैं। और इसको भी आप चाहो तो इस तरह से बढ़ा सकते हो। ये भी छोटा सा पॉइंट है कि मिरर की लेंथ हमारे लिए मैटर नहीं करती है इमेज की लोकेशन को लेकर के। फिर आप देखोगे कि इसका जो ये है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दोनों की जो कंबाइंड इमेज आएगी वो यहाँ कहीं आ जाएगी, ये I3 होगी। इसमें ये जो एंगल बनेगा सेम एंगल यहाँ पर भी बनने वाला है, और व्हाटएवर दिस एंगल इज गोइंग टू बी, सेम एंगल इज गोइंग टू बी हियर। सो I3 पर बेसिकली दो इमेजेस का सुपरपोजिशन है। आपसे ऐसा बोल सकता है इमेजेस ड्रॉ करके कि बताइए किस इमेज पर दो इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं। सो फर्स्ट टाइम में ये एक्यूरेटली इसका बन रहा है, I2 is again accurately of object with respect to M2, लेकिन जो I3 है वो I1 का भी है as well as I2 का भी है। ये थर्ड इमेज है। और नंबर बताने के लिए आपको क्या करना होता है? 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1 कर देंगे, और हम बता देते हैं कि कितनी इमेजेस बन रही होती हैं। जहाँ पर थीटा एंगल होगा, यहाँ पर थीटा कितना दिया था? 90 डिग्री दिया था, तो 90 डिग्री से आप डिवाइड करोगे, 4 आएगा, 4 माइनस 1 3 को बताएगा। बाद में उसको लोकेट भी कर सकते हो। हाँ, you can use this for more mirrors. This is for 2 mirrors, not for more mirrors, क्योंकि ये थीटा है वो दो मिरर के बीच का एंगल है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर यूज कर सकते हो कि अगर ज्यादा मिरर्स हैं तो एक एक करके उनकी इमेज को आप बना सकते हो। और फिर आपको देखना होगा कौन शैडो वाले पार्ट में है, कौन, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होगी तो इसकी इमेज इस साइड नहीं बन सकती, क्योंकि ये पॉलिश्ड वाले पार्ट पर है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगी तो इस मिरर के ये शाइनिंग सरफेस की तरफ है, फेस कर रहा है, इसलिए इसकी इमेज जरूर बनेगी। तो नंबर ऑफ मिरर्स ज्यादा होंगे तब भी आप कर सकते हो।
जनरली वो 2 पूछेगा, अगर 3 देता है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप उसका आंसर कर पाओगे। एक और मैं एग्जांपल करता इसी से, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता। लेट्स से कि आपसे कभी ऐसा पूछता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इन एक्स वाई एक्सिस पर एक मिरर लगाया गया है एक एक्सिस पर। लेट्स से ये रेड कलर का मिरर है और वो यहाँ पर है, और इसका ये शैडो पॉलिश्ड वाला सरफेस है। मिरर केवल छोटा सा है, वो यहाँ से आता है बीच में लाई जा रहा है। कोऑर्डिनेट्स भी दे देगा आपको। फिर आपसे बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखी हुई है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसका कोऑर्डिनेट -a,0 है। ऑफ कोर्स ये ओरिजिन है, और ये जो मिरर है इसका ये जो बॉटम पॉइंट है वो 0,b है, और ये 0,2b पर है। आपको इमेज बतानी है, पूछेगा फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज और कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सो आपको मैं कुछ ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, और उससे अपने को पता चल जाएगा कि क्या वो पॉइंट आपको समझाया या फिर जानते हो। एक ऑप्शन है यहाँ कहीं बनेगी, ये ऑप्शन ए है। एक ऑप्शन है बी, एक ऑप्शन है सी, और एक ऑप्शन है डी। ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए। या फिर ऐसे क्वाड्रेंट करके पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कहां पर इमेज बनेगी। एक आंसर हमको ए बताया जा रहा है, और ए को बाकी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। धीरज इज सेइंग बी वर्चुअल बनेगा। हाँ, वो वर्चुअल बता सकते हैं कि वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लाइट रेस आपस में इंटरसेक्ट ना करें रियल लाइफ में। तो आप पाओगे कि डी आंसर नहीं होगा। सो वर्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जरूर कह सकते हो डी कैन नॉट बी द आंसर। और आपको जो इशू बनेगा वो ए और बी में बनेगा, जैसा कि बन रहा है। और सी आप नहीं दोगे, वो भी काफी हद तक लॉजिकल लग रहा है। नो, प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ बोला है उसको ध्यान से समझिए। मैंने ये कहा कि इमेज बनाने के लिए और इमेज की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मिरर की लेंथ क्या है ये मैटर नहीं करता है। तो हम उसको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने मिरर की लेंथ को चेंज किया तो जो इमेज बनती है उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस पर चेंज आता है। बड़ा मिरर होगा, ज्यादा लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगे, ज्यादा ब्राइट आएगी। छोटा मिरर होगा, कम लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगे, कम ब्राइटनेस आएगी। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना था, और हम दे भी सकते हैं। अगर उस पॉइंट को अगर दिमाग में रखते हो आप, और फिर आप इस बोलते हो कि अगर हमने ये मिरर को बड़ा कर लिया होता तो कहाँ बनती है। अगर ये मिरर बड़ा रहा होता तो किस लोकेशन पर बनता? क्या ये बी लोकेशन पे बनता? यस। तो अगर ये बी पर बनता तो अभी भी बी पर ही बनेगा, ए पर नहीं बनेगा। So the image will be formed at the location of B. So whenever you get a small portion of mirror and object is somewhere else, what you can do, you can elongate the mirror to the length you want for the purpose of locating the image, not for the purpose of finding the brightness, intensity of image, क्योंकि वो बदलती है। तो कैसे बनाएंगे? अगर रे डायग्राम बनाना हो तो मैं आपको रे डायग्राम दिखा देता हूँ। रे डायग्राम आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा। आप एक लाइट रे को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, मिरर पर। ये क्या फील करेगा? रिफ्लेक्शन। इसको रिफ्लेक्ट करा दोगे बाय यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इमेज होता है क्या? बाय द वे, इमेज इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये आपका इधर चला गया, फिर दूसरा, एक दूसरा लेके दिखाते हैं, फिर दोनों लाइट रेज को आपस में इंटरसेक्ट। लेट्स से अगर आपने दूसरी लाइट इस पॉइंट पर कंसीडर की होती, उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन ऐसा जाता। नाउ इन
सेकेंड क्वाड्रेंट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उनका इंटरसेक्शन के लिए उनको बैक साइड प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। जब आप बैक साइड प्रोड्यूस कर रहे होगे तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इमेज की लोकेशन होती है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे करेंगे। अब आप इसको समझ सकते हो कि अगर मैंने इसको इलोंगेट कर दिया होता तब भी तो ये लाइट रेज एग्जिस्ट कर ही रही होती। जो लाइट रेज हमने अभी ड्रॉ की है वो तो पहले भी कर रही थी, अभी भी करेंगे। हाँ, जब मिरर का लेंथ छोटा हो गया तो बहुत सारी लाइट रेज डिसअपियर होंगी जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली थी, वो डिसअपियर हो गई। सो अभी भी बी पर बनेगा। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पूछते हो कि if the mirror is not elongated then the image will not be formed। ना, still it will be formed। अगर आप उसको elongate नहीं करोगे तब भी बनेगा, और कहां पर बनेगा, बी पर ही बनेगा। That's the point। और कैसे बनेगा वो रे डायग्राम मैंने आपको बताया, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आप बता सकते हो कि इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिलोंगिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन मिरर होता है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसके बाद कुछ और मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। उसका फॉर्मूला और उसका वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर ये आपने 10th में किया होगा, और स्टिल अगर आपने नहीं किया तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपने अच्छे से भी नहीं किया तो इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब एक स्फीयर लो, स्फीयर से इसको कट कर दो। लेट से स्फीयर का एक पोर्शन आप कट कर लेते हो, और वो पोर्शन है लेट से ये। तो जब इसको आप कट कर लोगे, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं समझने का अपने को, ठीक है। तो उसको जब आप कट करोगे तो आपको उसका एक पोर्शन मिलेगा। मैं रफ ड्रॉ करूंगा चलेगा। सो ऐसा एक पोर्शन नजर आएगा आपको, ये पोर्शन। ये 3 डायमेंशनल है, देखने में आपको सर्कल का आर्क लग रहा है, लेकिन ये स्फीयर है, उसका पार्ट है। एक बार आप इसमें बाहर की तरफ पॉलिश करोगे और एक बार आप अंदर की तरफ पॉलिश करोगे, दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग आएगा। सो इसी के बेसिस पे इसका नाम दे देते हैं। सो ये जो फर्स्ट है इसमें कॉनकेव है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, एंड इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और फिर इसके बाद में आप ये सब कुछ याद रख सकते हो कि इनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये जो सिमेट्रिकल लाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है सेंटर पॉइंट, उसको पोल कहा जाता है, पी फॉर पोल। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पता करते हैं, तो हमको इमेजिन करना होता है ये किस स्फीयर का पार्ट है। जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा दैट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी इसी स्फीयर का पार्ट है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पी की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर एक नॉमेनक्लेचर साइन कन्वेंशन चलता है, वो साइन कन्वेंशन को अपने को फॉलो करना होता है। सो इसका एक फॉर्मूला होता है मिरर का। सो आप लोग जानते होंगे मिरर का फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u is equal to 1/f, then f is equal to r/2, and then there's another formula for magnification. Magnification m is equal to height of image divided by height of object. This is given as minus v/u. तो अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ इस पर u क्या है, v क्या है, h इमेज क्या है, h ऑब्जेक्ट क्या है, वो अब चाहेंगे तो मैं डिटेल में बोलता, अदरवाइज ऑब्वियस टर्म्स हैं। f इज द फोकल लेंथ, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, u is the object distance, v is the image distance. All the distances are being measured from the pole. So pole से measure करते हैं। Now साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता। तो आपको देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है। तो इस वाले मिरर में जनरली आप ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखोगे, यानी कि जो साइनिंग फेस की तरफ रखोगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो लाइट रेज इस तरह से जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो लाइट रेज की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, पी को ओरिजिन कंसीडर करेंगे, और इस तरह इंसिडेंट लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ट्रीट की जाती है, और उसके बैक साइड डायरेक्शन को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। दिस इज हाउ द साइन कन्वेंशन इज फॉलोड। फिर से मैं बोलता, पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इस साइड भी
हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है। जनरली हम लोग इस साइड रखेंगे। सो जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगी वहां से जो लाइट रेज चल रही होंगी उन लाइट रेज को हम देखेंगे। इंसिडेंट लाइट रे किसको देखना होता है? इंसिडेंट लाइट रे को देखना होता है। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, पी को ओरिजिन मानते हुए, और उसके अपोजिट को नेगेटिव मानते हैं। फिर सभी u की वैल्यू हो या v की वैल्यू हो या f की वैल्यू हो या फिर r की वैल्यू हो, इन सभी को साइन के साथ यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में अगर आप r मेजर करोगे तो p से r इस तरफ जाने से मिलेगा, यानी किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ के r को निगेटिव लिखेंगे। सो r इज गोइंग टू बी रिटन एज निगेटिव। अंडरस्टूड? इस केस में लेट से अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है तो इंसिडेंट लाइट रेज कैसे जाएंगी? इस तरफ से जाएंगे। सो p will be behaving like origin, this will be positive direction, this will be treated as negative direction। अब इसके लिए अगर आप r मेजर करते हो तो p से सेंटर की डिस्टेंस को r बोलते हैं, तो ये r है। इस केस में r कैसा जाएगा? पॉजिटिव टेरिटरी में, तो r को हम पॉजिटिव लिखेंगे। अगर ऐसा बोलता है कि 30 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इस केस में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लिखेंगे, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव लिखेंगे, तो -30 लिखेंगे, और जो नीचे वाला केस है उसमें +30 लिखेंगे। आर और एफ सेम साइन कैरी करते हैं, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ आता है वो पॉजिटिव आता है, जिसको हम ऐसे याद रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और इसके लिए जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है, आर एफ का सेम साइन रहता है। तो फोकल पॉइंट कहाँ पर होता है उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो इसके मिड पर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये एफ है, तो यहाँ पर एफ नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पर एफ का जो डिस्टेंस है फोकल ये पॉजिटिव चल रहा है। इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि कॉनकेव, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो दोनों को अलग कर रहा है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव ट्रीट की जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव ट्रीट की जाती है। ऐसा आपने कभी पढ़ा था, उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया। और इसके साथ साथ आर के साइन को भी आप डिसाइड कर सकते हो, यू के भी साइन को डिसाइड कर सकते हो, वी के भी साइन को डिसाइड कर सकते हो। अगर आप समझ रहे हैं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि फर्स्ट जो ऊपर जो बना हुआ है इस केस में u जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव लिखेंगे? फर्स्ट केस में u किस साइन के साथ लिखा जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव? ओके, एक आंसर आया निगेटिव। यस, क्योंकि p से ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव टेरिटरी पे पाया जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव लिखेंगे। गुड। सिमिलरली सेकेंड केस में भी हम ओ को नेगेटिव लिखने वाले हैं, यानी यू को नेगेटिव लिखने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव टेरिटरी में लाई कर रही है, तो दोनों केस में यू नेगेटिव रहेगा। वी अपना साइन लेकर के आएगा, अगर वी पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव एरिया में पाया जाएगा, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव एरिया में पाया जाएगा। अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं। इस पर बेस मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, और जो आपने पहले किए हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये जो साइन कन्वेंशन अभी आपने देखा वो मिरर्स, लेंस सभी जगह वैलिड होता है। लेट्स से कि एक मिरर है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक ऑब्जेक्ट दी गई है, और बाकी डिस्टेंस वगैरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको, वो 30 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। ए से बी ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और आपसे पूछता है फाइंड। नोट कर लीजिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, लोकेशन ऑफ इमेज। जब कभी आपसे लोकेशन ऑफ इमेज पूछे इसका मतलब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। So I'm holding for 1 minute. You can go ahead.
तो आपको यू लिखना होगा, एफ लिखना होगा जो कि r/2 है, फिर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को सॉल्व करना होगा, वहां से v निकल आएगा। ओके, सिंस टाइम कम है इसलिए मैं पैरेलल चल रहा हूँ, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता है। u के प्लेस पर आप लिखेंगे -40 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट इधर जाएंगी, तो आप बोलोगे कि ये पोल अपना ओरिजिन है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज व्हाट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो -40 आ गया। आर किधर जाएगा, ये इस वाले टेरिटरी में, आर पॉजिटिव टेरिटरी, ये नेगेटिव टेरिटरी में, इसलिए आर नेगेटिव हो जाएगा। वैसे भी कॉनकेव है तो आप नेगेटिव बोल सकते हो, तो ये बनेगा -30 डिवाइड बाई 2 विच गोज टू बी -15 सेंटीमीटर। इसके बाद में अब इसको यूज कर लीजिए, तो ये आएगा 1/v प्लस 1/-40 इज इक्वल टू 1/-15। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/40 minus 1/15. Then after you can simplify what it is. तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करेगा। So yes, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 600 भी एक ऑप्शन, हाउ टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 कॉमन हो सकता है, तो 1/20 minus 1/2 तो नहीं आएगा, मैंने गलत किया, 1/5 कॉमन ले सकते हो, -1/3। हाँ, तो ये प्लस माइनस आपके लिए काफी मैटर करता है। और इसके बाद आप बोलोगे ये 3 माइनस दिस, तो -5/24 कैंसिल आउट हो गया, तो -1/24। सो व्हाट द v टर्न अप फाइनली एज -24 सेंटीमीटर। व्हाट द माइनस सेज कि किस तरफ आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और 24 चलेगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा, तो इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी, ये जो डिस्टेंस है वो 24 आ जाएगी। कैलकुलेशन का आपको खास ख्याल रखना होता है, अगर ये कैलकुलेशन आपने फॉलो किया है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर आपसे दूसरा पूछेगा मैग्निफिकेशन बताइए, तो मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन में m की वैल्यू -v/u लिखना है। -v का मतलब कितना है, -24, u का मतलब कितना है, -40, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस बचेगा अल्टीमेटली, और 24/40 हो जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो, 3/5, इसको बोलोगे -0.6, ठीक है। इसका मतलब है सिंस ये मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, वो 4 सेंटीमीटर का नहीं बनेगा, उससे इतने फैक्टर से कम हो जाएगा। फिर सिंस ये नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है कि अगर ये अप साइड है तो उसका डाउन साइड वर्जन आएगा, तो हम फाइनली इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये डाउन साइड बनेगी और छोटी बनेगी, ये इमेज होगी। इसकी हाइट कितनी आएगी इमेज की, अगर आपको इमेज की हाइट बताना है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी -0.6 into 4, दैट इज -2.4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब डाउन साइड था, और कितना हाइट आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस स्लाइड को अच्छे से देख लेने का कि साइन कैसे डिसाइड करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, फिर इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर ये आ गया तो आप बता सकते हो, इनमें से कोई एक पार्ट पूछेगा, मिरर के बारे में हो जाएगा। फिर जिस तरह से मिरर की स्टोरी है, सिमिलरली लेंस की स्टोरी चलती है। लेंस के बारे में मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो कि आपने ऑलरेडी कभी पढ़े होंगे। लेंस क्या होता है, बेसिकली कैप्चरिंग ऑफ द लेंस में जो चल रहा होता है, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बताना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन। सो बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जो आपने पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस पर बेस्ड लेंस कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। v इमेज डिस्टेंस है, हाँ, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, सो u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से कि p से जो डिस्टेंस होती है वो u होता है, इमेज का जो p से डिस्टेंस होता है वो v होता है। सो u इज फॉर ऑब्जेक्ट,
और V is for image. Now refraction बहुत important है और इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिखेगा, हाई चांसेस के। और इसको दो मीडियम को सेपरेट किया गया। लेट्स से ऊपर वाला मीडियम 1 है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। कई बार ये n1 n2 लिखेगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में क्विकली बोल देता हूँ। कोई म्यू से या फिर n से रिप्रेजेंट करेगा, म्यू और n। हम यहाँ पे म्यू लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो जो लाइट का स्पीड होता है वो वैक्यूम में कितना है, वो c होता है, और मीडियम में कितना है, वो v है। तो v इसलिए लिखा गया क्योंकि ये मीडियम पे है, कोई भी मीडियम क्यों ना हो। सो अगर कभी आपको v निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। v किसी भी मीडियम के लिए c बाई म्यू होता है। सिंस स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, स्पीड मीडियम पे कम होती है, इसलिए म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। सो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। म्यू की वैल्यू 1 से छोटा नहीं आएगा, वो आपको याद रखना है। अच्छा, 1 किसके लिए होता है? म्यू इज इक्वल टू 1 वैक्यूम के लिए होता है, और हम लोग एयर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। तो जो एयर मीडियम है उसके लिए भी हम 1 ले लेते हैं। कुछ केस के लिए याद रखना है, जैसे वाटर के लिए 4/3 होता है, वाटर के लिए। सो कभी वाटर का म्यू पूछा जाए तो हम बोलेंगे 1.33 होता है। एयर के ग्लास के लिए जनरली 1.5 होता है, 3/2 नॉर्मल ग्लास के लिए, और अलग ग्लास होगा तो बदल जाएगा। सो इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है या 1 होती है, और इस फॉर्मूले से गवर्न होता है, ये स्पीड को डिटरमाइन कर रही होती है। अगला पॉइंट ये है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट रे एक मीडियम से इंटर करती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसी मीडियम पे वापस नहीं आती है। अगर उसी मीडियम पे वापस आया तो वो रिफ्लेक्शन होता है। अगेन आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट पर? उसी पॉइंट पर जहां पर वो इंसिडेंट हो रही होती है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड देन ये बेंड हो जाती है बाउंड्री पर मिलने के बाद। जो ब्लू कलर से दिखाया गया हॉरिजॉन्टल, वो बाउंड्री है। तो बाउंड्री पर आने के बाद वो बेंड हो जाती है। अब बेंड वो दो तरह से हो सकती है, या तो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये नॉर्मल है, या तो इधर जाएगी या फिर अवे जाएगी। जैसे इस केस में अगर आप इसको अगर मीडियम नहीं होता तो ये कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ बेंड हुई है। सो दिस हैज गॉन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बोलेंगे नॉर्मल से दूर गई है, क्योंकि नॉर्मल ये था। और अगर हमने अंदर की तरफ प्लॉट किया होता तो फिर टूवर्ड्स नॉर्मल होता। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है? सारे एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और आई और आर बराबर नहीं होते हैं, रिफ्लेक्शन में दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर कौन सा लॉ गवर्न कर रहा होता है? स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? ये बोलता है कि जिस मीडियम पर आप हैं, जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, दोनों को आपस में मिलाइए। दैट मींस μ1 इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन एंगल। सो μ2 साइन आर के बराबर होता है। और छोटा सा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ, जो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अगर आपको μ1 पता होगा, μ2 पता होगा, आई पता होगा, तो आप आर बता देंगे। एंड दूसरा लॉ क्या है? सेकेंड लॉ इज की इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसके बेसिस पे आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछता है, उनको आपको समझना है। और इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हालांकि टाइम कम है, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और आपसे भी आंसर जानना चाहूँगा कि लेट्स से कि एक मीडियम सेपरेशन दिया गया है और एक लाइट दी गई, इंसिडेंट लाइट रे, और वो इस तरह से इंसिडेंट करती है। ऊपर एयर है, और ये नॉर्मल, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। एंड ये कोई एक एंगल दिया गया है, लेट्स से ये एंगल 30 डिग्री है। और ये एक दूसरा मीडियम है, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है,
लेट्स से √3/4, हालांकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं जनरल दे देता हूँ, इसको वाटर बोल देता हूँ। और अब आपसे पूछता है कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को बताना है। मैं आपसे उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर बाउंड्री नहीं होता तो इसको ऐसा जाना चाहिए था, क्या वो इस तरह से जाएगा या फिर इस तरह से जाएगा? इन दो ऑप्शन में अगर आपको एक ऑप्शन पकड़ना हो तो कौन सा चूज करेंगे? दैट मीन्स ये जो इंसिडेंट लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो बेसिकली हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या आप ये जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके हम बता सकते हैं कि वो किस तरफ जाती है? यस, गुड। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? रेयर टू डेंसर, ग्रेट। सो अब आपको क्या करना होगा, एयर को देखना होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सबसे कम होता है, वाटर का उससे ज्यादा होगा, तो एयर रेयर है, ये डेंसर है, डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, इसलिए 2 वाला आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। गुड। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, सो डेंसर में जाने पर नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, परफेक्ट। तो फिर हम इस वाले पार्ट को करेक्ट बोलेंगे। फिर आपसे बोलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए, तो इस आर को पता करना है। अब इसको बताने के लिए आपको इसमें स्लो लगाना पड़ेगा और आंसर देना होगा। सो आप ऐसा बोलोगे, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ये 1 दिया गया है, साइन आई का मतलब साइन 30 हो जाएगा, ये आएगा 4/3 और ये साइन आर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन आर इज इक्वल टू ये बनेगा 3/4, उधर जाने के बाद ये 1/2 था, तो ये 3/8 हो जाएगा। सो हाउ मच आर इज गोइंग टू बी, आप ऐसा बोल सकते हो साइन इनवर्स 3/8। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये बताया जाएगा, इसी ऑप्शन को आपको मार्क कर देना होगा। सो साइन इनवर्स 3/8 इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो पॉइंट है कि स्नेल्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको यूज करके हम बता देते हैं। इसी पर बेस्ड होते हैं लेंस के कॉन्सेप्ट, इसी पर बेस्ड होते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये TIR के बारे में पहले बता देता, और खास इंपॉर्टेंस का है क्योंकि आपसे जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा इस पे। तो TIR जिसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR में R जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं। तो आइडिया क्या है वो आइडिया बताते हैं। लेट्स से वही केस हम लोग चूज करते हैं कि ये एयर है और ये वाटर है, तो वाटर डेंसर है, जहाँ पर हम इसको μ1 नाम दे दे रहे हैं, इसको μ2 नाम दे दे रहे हैं, और ये μ2 नाम दे दे रहे हैं, इसको μ1 नाम दे दे रहे हैं। अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो फिर हम देख करके बता देंगे। नाउ TIR का कॉन्सेप्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपने कोई लाइट को इंसिडेंट कराया, लेकिन इस बार जो आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो वो डेंसर मीडियम से करा रहे हो, और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होता है वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो, फिर आपको ये पता चल गया क्योंकि ये डेंसर से रेयर पर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगा। सो ये इस तरह से स्ट्रेट ना जा करके इससे दूर जाएगा नॉर्मल से। अगर ये नॉर्मल से अवे जाएगा इसका मतलब इस तरह से जाएगा, और ज्यादा अवे जाएगा तो फिर इस तरह से जाएगा, और अवे जाएगा तो फिर इस तरह से जाएगा। इससे ज्यादा अवे नहीं जा सकता है, यानी सबसे ज्यादा अवे कितना जा सकता है, जब तक ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि इधर चला जाए, क्योंकि फिर ये इस मीडियम से सेकंड मीडियम में ना जाकर के फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएगा। तो वो कितना दूर जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल चूज किया है, ये एंगल। ना अगर इस एंगल को एक क्रिटिकल एंगल पे ले जाओ तो उस क्रिटिकल एंगल में ये इस तरह से चला जाएगा, उससे ज्यादा एंगल ले जाओ तो फिर ये रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा, सेकेंड मीडियम में जाना बंद हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल पर ये जस्ट रिफ्रैक्शन शो करता है और उसके बाद ये रिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। हाँ, रिफ्लेक्शन हमेशा होता रहेगा, देयर विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्शन, दैट वाज रिफ्लेक्शन। और कॉन्सेप्ट का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि केवल रिफ्लेक्शन हो अंदर ही अंदर, बाहर ना जाए, ऐसी कंडीशन को हम TIR कहते हैं। तो ऐसा तभी होगा जब ये रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाए।
सो आइडिया क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम and angle of incidence is greater than a particular angle, then there is no refraction, only reflection takes place. This phenomena is called as TIR. Got it? So short में अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, if light goes from denser to rarer at an angle, at an incident angle greater than, इसको नोट कर लेना फ्यूचर के लिए काम आएगा, greater than a particular angle, then no refraction takes place. There is only reflection, and this only reflection is known as TIR, total internal reflection. और वो जो पर्टिकुलर एंगल है उस पर्टिकुलर एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, एंड जो पर्टिकुलर एंगल मैंने लिखा पर्टिकुलर एंगल, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. और आपसे कई बार पूछता है क्रिटिकल एंगल बताइए, क्रिटिकल एंगल को थीटा सी बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में. सो जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ना उसमें इसका यूज आता है. तो आपसे पूछेगा कि TIR कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज होता है, या फिर ऐसा बोलेगा ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप बोलोगे TIR होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है. और आजकल ऑप्टिकल फाइबर का ज्यादा चल रहा है कि हम जो इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर से लेके आएंगे, तो TIR का ज्यादा खास इंपॉर्टेंस है. मैथमेटिकली अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन वाइज वो बता देता मैं. वो आपसे थीटा सी कैलकुलेट करवाएगा. सो थीटा सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लिखोगे μ1, स्नेल्स लॉ लगा के मैं दिखा देता हूँ आपको, μ1 sin थीटा सी इज इक्वल टू μ2, और ये एंगल कितना यूज करोगे 90 डिग्री. सो आर की जगह 90 डिग्री यूज करना होगा, साइन 90 डिग्री. हाँ रेनबो में भी लगता है उसका, रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन भी होता है और TIR भी होता है, बिल्कुल होता है. रेनबो के बारे में हम लोग बात कर लेंगे अभी. उसमें TIR बिल्कुल होता है, ड्रॉप्स के अंदर TIR होता है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा. तो ऑप्टिकल फाइबर भी एक टेक्निकली काफी यूज का है. सो अपने को क्या करना होगा, जब कभी आपको क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना हो, देन पुट द R वैल्यू एज 90 डिग्री एंड पुट ऑल दैट वैल्यूज. तो साइन क्रिटिकल एंगल आपको पता चल जाएगा कितना, μ2 डिवाइड बाय μ1. अब आपको μ2 देगा μ1 देगा, आप बता सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. सो critical angle theta c can be calculated just by knowing μ2 and μ1. और यूजेस में ये ऑप्टिकल फाइबर था, और ये रेनबो भी एक अच्छा एग्जांपल है. सो रेनबो में हम लोग इसको यूज करते हैं. यूज होता है कैसे होता है, रेनबो के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं क्विकली. ये रेनबो कब फॉर्म होता है, रेनी सीजन में होता है. रेनी सीजन में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में. तो वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या रिफ्लेक्शन चल रहा होता है, रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, वो बताता है. तो लेट्स से ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, वहाँ पर एक नहीं थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. सो हाउ इट वर्क्स, लाइक कि लाइट अगर ऐसे आया, लेट्स से कि सन इधर कहीं था, सन से लाइट आया, लाइट का कलर में यूज बदल देता है, ये लाइट आया, तो ये लाइट क्या करेगा कि पहले ये बाउंड्री पे मिलेगा, ये दूसरा मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के जाता है. हाँ जहाँ भी इस तरह का रिफ्रैक्शन होगा, कई जगह केसेस पे इसका यूज आपको मिलता है. सो ये इस तरह से जाएगा अंदर अंदर, फिर दूसरी बाउंड्री से टकराएगा. अगर दूसरी बाउंड्री से टकराएगा नहीं तो ये फिर वापस ऐसा चला जाएगा. आई मीन अगर दूसरी बाउंड्री पर जाने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट ऐसा चला जाएगा. आप देखते हो कि जब सन इधर होता है और आप यहाँ से देखते हो तब आपको रेन नजर आता है. मैंने
मैंने लाइट रे यहाँ से स्टार्ट की है और आप यहाँ कहीं होते हो तो आपको रेनबो नजर आता है। तो रेनबो इसलिए नजर आता है कि लाइट रेज आपके पास जा रही होती हैं। तो आइडिया क्या है, आइडिया इज दिस कि लाइट रे यहाँ से जाए और इस वाले सरफेस पे TIR हो जाए। फिगर बना के आपसे पूछ सकता है कि TIR कहाँ पर होना चाहिए, सेकंड वाले में। तो फिर ये लाइट रे दूसरे मीडियम पर ना जाकर के पूरा का पूरा इसी मीडियम पर वापस आ जाए। तो ये TIR होता है। कई केसेस में डबल TIR होते हैं और कई केस में सिंगल TIR होता है। जब डबल TIR होता है तो रिवर्स रेनबो मिलता है और इसमें ये मिलेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। तो फिर आप पाओगे कि वो जो कलर है वो अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे कलर में डिवाइड हो जाता है। तो फिर आपको ये कलर का एक ऑर्डर मिलता है जिसको आप रेनबो बोलते हो। सो रेनबो के लिए आप ये पिक्चर याद रख सकते हो। कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपसे पूछ सकता है। क्या रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, यस। क्या TIR हो रहा होता है, यस। क्या रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, यस। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार TIR हुआ है। तो ये रेनबो की मैकेनिज्म है। हाँ, डिफ्रैक्शन है और ये जो कलर का सेग्रीगेशन है इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन एक फिनोमिना होता है। सिंस ये नाम आया तो उसको हम बोल सकते हैं डिस्पर्जन। जैसे आपने ये देखा होगा प्रिज्म से कलर्स का अलग अलग हो जाना, ये प्रिज्म है। और इस पर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरह से ये कलर सेग्रीगेट होते हैं। और लेट से एक व्हाइट लाइट आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, तो ये जो व्हाइट लाइट है ना वो मल्टीपल लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स दिखते हैं। मैंने सबको रेड से ड्रॉ किया है। और अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन बनाते हैं तो उस स्क्रीन में आपको विबग्योर नजर आता है, VIBGYOR। तो विबग्योर कलर आता है। जो रेनबो में कलर्स मिलते हैं वो आप इससे भी निकाल सकते हो। तो डिस्पर्जन फिनोमिना भी चल रहा होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और आपसे ये पूछ सकता है, ये व्हाइट लाइट होनी चाहिए तभी अलग अलग कलर में जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। सो अगर ये प्रिज्म नहीं रहा होता तो फिर सीधा गया होता है। और सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ है, नीचे वाला वॉयलेट। सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है, रेड का। तो वॉयलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम है और रेड कलर का डेविएशन मिनिमम है। बाकी सारे कलर का हम विबग्योर ऑर्डर पे बता सकते हैं। तो ये डिस्पर्जन है। तो डिस्पर्जन भी हो रहा होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आपसे पूछ सकता है कि रेनबो में क्या क्या फिनोमेना चल रहा होता है। रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, डिस्पर्जन हो रहा होता है, TIR हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अगला आपने कुछ लिखा है कि इन डायमंड डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट परफॉर्मिंग TIR मैक्सिमम। TIR परफॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं, स्नेल्स लॉ के बेसिस में। सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर किस मीडियम पे रखा गया है वो सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, अगर आप एयर पे रखोगे तो एयर का कम होता है, तो कॉन्ट्रास्ट जितना ज्यादा होगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो आप पाओगे कि फिर उसके रिफ्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिफ्रैक्शन इज आल्सो द इंटरमीडिएट। डिफ्रैक्शन एक दूसरी स्टोरी है। तो डिफ्रैक्शन के बारे में आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सपोज कॉलेज आपसे ये पूछता है कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर पॉइंट है और कॉमन सेंस भी है आपका। लेट्स से एक वॉल है और यहाँ पर सन है और आप यहाँ पर हैं और ये वॉल है। और लेट्स से आप यहाँ पर किसी पुस्तक को पढ़ना चाह रहे हैं या स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सन अगर अपना यहाँ पर है ना, तो लाइट रेस कैसी आती है, लाइट रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है, इजंट इट। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चलती है तो आप देखोगे कि यहाँ से लाइट कैसे जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी इसको टच करते हुए, इसके बाद इधर जाएगी, इसके बाद इधर जाएगी। इधर से जो लाइट आएगी वो ब्लॉक हो जाएगी, वो आगे नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वॉल है। तो इधर वॉल उनको रोक ले रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर ये पर्सन है, क्या यहाँ पर लाइट है या नहीं। सो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर द सन लाइट इज कमिंग टू दिस पर्सन और इन दिस एरिया। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर लाइट सन का नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलती है और स्ट्रेट लाइन वहां पर ऐसे घूम के नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर लाइट अपसेंट होनी चाहिए। अगर लाइट अपसेंट है तो फिर क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। लेकिन ये डार्क नहीं होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच फिनोमिना is there because of which this is not the completely dark। क्योंकि एज पर द कॉन्सेप्ट अगर वहां पे लाइट नहीं है तो यहाँ पे डार्क होना चाहिए, लेकिन हम पाते कि ये शेडो है और इस शेडो में हमको दिखता भी है। so it's visible but there's not a direct light coming। so वो visibility जिस कॉन्सेप्ट की वजह से होती है that's called diffraction। so diffraction of light का मतलब होता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से कोलाइड करके बेंड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो जब ये लाइट प्रोपोगेट कर रहा था, आगे जा रहा था, तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ लाइट ऐसे टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे चलने लगता है। इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा। तो ये जो खाली प्लेस था वो उस पर कुछ फीबल अमाउंट का लाइट आ जाता है और इस वजह से वहां पर हमको दिखता भी है। फीबल का काफी स्ट्रांग होता है कि हमको दिखता है, तो वो शैडो पर भी लाइट आता है। आपसे पूछेगा कि अगर आप मून पर यही स्टोरी करते हैं मून पर, तो फिर आपको शैडो एकदम डार्क नजर आएगा, उस समय विजिबिलिटी नहीं रहेगी। वाई? बिकॉज वहां पर डिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल नहीं होंगे। तो डिफ्रैक्शन ये जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं उनके उनसे कोलाइड होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और टीआईआर के बारे में बताया, रेनबो फॉर्मेशन कैसे हुआ और ऑप्टिक फाइबर में उसका यूज होता है। एक लास्ट पॉइंट मैं अभी बता देता हूँ, इसके बाद बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। और वो लेंस के बारे में, इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली डील कर पाओगे। लेंस क्या होता है? कई तरह से लेंस बनाते हैं। इस तरह से बनाएंगे तब भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है। इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। सो लेंस कैन बी क्रिएटेड एन नंबर ऑफ वेज। पॉपुलरली जो आपसे पूछेगा वो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव, इसको आप बाई कॉन्वेक्स बोल सकते हो, बाई कॉनकेव बोल सकते हो। इसमें एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है तो इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल सकते हो। इसमें एक प्लेन एक कॉनकेव है तो इसको प्लेनो कॉनकेव बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आइडिया क्या चलता है वो बता देता हूँ, या फॉर्मूला क्या चलता है वो भी बता देता हूँ। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इस पे दो फोकस होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। दोनों की डिस्टेंस यहीं से मेजर किया जाएगा ऑप्टिक सेंटर से। ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा। एफ और फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो आप इसको जरूर याद रखिए। लेंस फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे होता है जो मिरर फॉर्मूला होता है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर माइनस आता है, वहां पर प्लस था, दैट्स द ओनली डिफरेंस। u is the object length or distance, object distance, और v is the image distance, f is the focal length। एंड इसका जो फोकल लेंथ होता है जनरली पॉजिटिव रहता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है जनरली नेगेटिव रहता है। एयर मीडियम पे मैं जनरली बोल रहा हूँ, आगे चल करके आप देखेंगे कैसे निकाला जाता है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे कि जो m की वैल्यू होती है वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आती है और इसकी वैल्यू v/u होती है। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जरूरत पड़े तो आप याद रख सकते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वो ये बताएगा कि किस तरह से हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बिल्कुल लीस्ट लाइकली है तो लास्ट वाला आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर चार ऑप्शन आएंगे तो एक ऑप्शन आप इतना याद रख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता है, उसका यूज नहीं करवाएगा, यूज इतना ही करवाएगा लेंस मेकर से पहले वाला। सो लास्ट वाला आपको फॉर्मूला एक बार दिमाग में रख लेना है, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, इसलिए मैं उसका क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ और उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बता दिया गया। फिर अगर आपसे आगे चल करके ऐसा पूछता है कि एक लेंस है एक मिरर है तो क्या बन रहा है, तो जैसे एक आपको मल्टीपल लेंस और मिरर देगा और बोलेगा अब बताइए कि कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको आइडिया देता। लेट्स से कि आपके पास ये एग्जांपल दिया गया और बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे
इसको फर्स्ट लेंस मानेंगे, इसको सेकंड लेंस मानेंगे। पहले हम L1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ऐसा मान के चलेंगे कि L2 था भी नहीं, फिर उसका V निकल के आएगा V1, उसको हम पता कर लेंगे, फिर जहां पर V1 आएगा उसको ड्रॉ कर देंगे, लेट्स से कि वो यहाँ पर आया, तो ये इमेज फर्स्ट बना, ये हमारे लिए V1 था। अब देन L2 पे सॉल्व करेंगे, अब हम L1 को भूल जाएंगे, और L2 पे सॉल्व करने के लिए उसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर इमेज डिस्टेंस पता करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम V2 निकालेंगे, जो V2 आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेट्स से V2 यहाँ पर आया तो ये I2 हो जाएगा, और इसको हम V2 बोलेंगे, समझते हैं? तो ये हमारा फाइनल इमेज आएगा। तो मल्टीपल केस में हम ये करने वाले हैं। और अगर मैग्निफिकेशन की बात आएगी तो मैग्निफिकेशन कैसे हैंडल करेंगे? टोटल मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी M1 into M2, फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन इनटू द सेकंड केस का मैग्निफिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाता है। अंडरस्टूड? और एक लास्ट पॉइंट, लेंसेज इन कांटेक्ट। अगर बहुत सारे लेंस को कांटेक्ट में रखता है तो टोटल फोकल लेंथ आपसे पूछेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 एंड सो ऑन। और ये जो 1 अपॉन F होता है इसको P भी बोलते हैं, P मतलब पावर, और पावर को हम लोग डायोप्टर में लिखते हैं, यूनिट इज D फॉर डायोप्टर। वो कब? जब हम F को किस में लिख रहे होंगे? F को मीटर्स में लिख रहे होते हैं, F को आप मीटर में लिखिए और पावर आपको पता चल जाएगी, राइट? सो डायोप्टर में इसको बताते हैं। सो अगर पावर के बारे में पूछा जाए तो पावर कैसे चलता है, तो आप यहाँ से बता सकते हो नेट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर बहुत सारे लेंस आपस में आप ऐड करोगे तो पावर आपस में ऐड कर जाती है, पावर इज एडेड और फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकली एडेड। यस, और फिर इससे रिलेटेड जो आईज के डिफेक्ट्स वगैरह हैं वो आप एक बार पढ़ लेंगे, और फिर ये पाओगे कि जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट्स है वो कवर हो जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट पेपर में आएगा तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर कोई डाउट रहता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डील कर लेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Any concern or query if you have, you can ask, otherwise okay. Thank you then.